हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो यूपी SSSC PET का एग्जाम 6 और 7 सितंबर को होना प्रस्तावित है, उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमने चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ पे जाकर के आप एक के बाद एक सारी के सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस के माध्यम से हम लोग कंप्लीट 15 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। और ये 15 नंबर कैसे आएंगे, तो आपको अगर आपने सिलेबस देखा है जो कि हमने 2-2 बार डिस्कस किया है, तो उसमें आपसे 10 नंबर के गद्यांश पूछे जाते हैं। और इन 10 नंबर में जो गद्यांश पूछे जाते हैं, टोटल 2 गद्यांश पूछे जाते हैं 5-5 नंबर की, ठीक है। आपसे 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं व्याकरण के, ठीक है, व्याकरण के 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं। और इन 9 टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन बनता है वो टोटल 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन का 5 नंबर मिलता है, 10 क्वेश्चन 2 गद्यांश का, टोटल 15 नंबर मिल जाते हैं। तो सोचिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 15 नंबर। तो कंप्लीट हम लोग 15 मार्क्स की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो क्वेश्चंस आपके लिए हमने लेकर के आए हैं उसको। तो देखिए, सबसे पहला आज हमने रचना लिया हुआ है। तो अब अगर आपने टॉपिक्स देखे होंगे जो सिलेबस में दिए हैं, तो उसमें लेखक और उनकी रचनाएं करके दिया हुआ है एक टॉपिक, तो वहीं से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि रचना और रचनाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, तो आपको रॉन्ग बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला है तुलसीदास का रामचरितमानस, एकदम सही बात है, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। कभी कभी पूछते हैं किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। यदि रामायण की बात करें तो रामायण जो है वो संस्कृत में लिखा गया है, रामायण संस्कृत में लिखा गया है, जबकि जो रामचरितमानस है वो अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। और संस्कृत में जो रामायण लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। और वाल्मीकि की वर्तनी जो है, वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है, तो इसको भी देखे रहिए, ठीक है। और अगला जो है वो कुतुबन, तो कुतुबन के द्वारा मृगावत लिखा गया है, एकदम सही बात है। जायसी की पद्मावत बहुत ही फेमस है, ये तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना पता हो। लास्ट में बचा मंझन, तो देखिए मंझन के द्वारा चित्रावली नहीं लिखा गया है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि चित्रावली किसकी रचना है और मंझन की रचना कौन सी है, ये भी जाने रहिए। तो सबसे पहले जो मंझन की रचना है वो जानिए कौन सी है। तो मंझन की जो रचना है वो है मधुमालती। क्या है, मधुमालती। वहीं यदि हम बात करें कि चित्रावली, तो चित्रावली के जो लेखक हैं वो कौन से हैं, तो शेख दाऊद करके ऐसे कुछ हैं, एक सेकंड देख लेते हैं, शेख उस्मान, ठीक है। तो इनका जो मतलब जो चित्रावली है ये किसकी रचना है, तो ये शेख उस्मान की है। किसकी है, शेख उस्मान की रचना है चित्रावली, ठीक है। तो यदि हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला मंझन, ठीक है। तो मंझन की रचना मतलब कि कौन सी है, मधुमालती। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि ज्ञानदीप किसकी रचना है, ठीक है। अब जैसे रचनाओं में आपसे ये भी पूछ लेते हैं ना कि कौन सी विधा है, तो हम दोनों चीजें देखेंगे। जैसे ज्ञानदीप किसकी रचना है, पहले तो यही पता होना चाहिए। ऑप्शन क्या है, वृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम। तो इसका यदि उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि शेख नबी, ठीक है। तो शेख नबी जी के द्वारा जो ज्ञानदीप रचना की गई है ये क्या है, कौन सी विधा है, सबसे पहले यही जानिए। तो ये एक आख्यान काव्य है। क्या है, ये एक आख्यान काव्य है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ज्ञानदीप है ना, ये एक राजा थे, ठीक है, एक राजा हैं जिनका नाम है ज्ञानदीप, और इनकी रानी जो है उनका नाम है देवयानी। इनकी कथा इसमें बताई गई है ज्ञानदीप में, ठीक है। और ये भी जाने रहिए कि जो शेख नबी जी हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जौनपुर जिले से बिलोंग करते हैं। जौनपुर जिले में ही दौसपुर के पास एक मऊ नामक स्थान है, वहां से। जौनपुर को ना जीके में हमसे पूछा जाता है, वैसे तो इतिहास का क्वेश्चन है लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से हमसे पूछ लेते हैं कि जो जौनपुर है उसका उपनाम क्या है, तो इसे कहा जाता है सिराज ए हिंद। क्या कहते हैं, सिराज ए हिंद, ठीक है। तो बस जाने रहिए सिराज ए हिंद किसको कहते हैं, जौनपुर को। कहाँ से है, तो अपने यूपी का ही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं चंदायन किस कवि की रचना है, ठीक है। तो किस कवि के द्वारा चंदायन लिखी गई है ये बताइए। तो मलिक मोहम्मद जासी, अभी हमने देखा इनकी पद्मावत है। फिर कुतुबन, ये भी नहीं। मंझन या फिर मुल्ला दाऊद, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुल्ला दाऊद। तो जो चंदायन है वो मुल्ला दाऊद की रचना है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। और चंदायन देखिए मुल्ला दाऊद की रचना है जो हिंदी का पहला सूफी काव्य माना जाता है। तो अगर कभी मतलब कि कोई पूछ ले कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला जो सूफी काव्य है वो भी पहला सूफी प्रेम काव्य कौन सा, तो पहला सूफी प्रेम काव्य कौन सा है हिंदी का, तो आप
फटाक से बोल दीजिएगा कि भैया वो चंदायन है। क्या है? चंदायन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला सूफी प्रेम काव्य जो है वो चंदायन है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्ला दाऊद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए 14th सेंचुरी के अंतिम दशकों में इसकी रचना का अनुमान लगाया जाता है और ये डॉक्टर माता प्रसाद जो गुप्ता हैं इन्होंने चंदायन को लोरकहा या लोर कथा नाम से भी संबोधित किया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। तो ये भी आज ये क्वेश्चन जो है गलत आ गया है क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये संज्ञा विशेषण। हालांकि जानते हैं कहाँ पे पूछा जा सकता है, देख ही लेते हैं क्योंकि हमने देखा था हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने गद्यांश में देख लिया था। तो यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ी इससे आपकी नॉलेज ही बूस्ट होगी। देख लेते हैं आ गया है तो देखिए ईश्वर का ईश्वरी एकदम सही बात है। ठीक है, ईश्वर जो है मूल शब्द है, यदि आप इससे मतलब कि विशेषण बनाएंगे तो ये हो जाएगा ईश्वरीय। वहीं यदि हम लोग झगड़ा की बात करें तो झगड़ा से जो मतलब विशेषण बनेगा वो हो जाएगा झगड़ालू। ठीक है, तो झगड़ालू क्या है? एक गुण है या अवगुण, गुण कुछ भी कहिए, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, वो विशेषता ही बताएगा तो विशेषण शब्द कहलाएगा। ठीक है, वहीं यदि हम कुल की बात करें तो ये हो जाएगा कुलीन। अज्ञान का कह रहे हैं अज्ञानता, तो अज्ञान का अज्ञानता नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अज्ञान का विशेषण होगा अज्ञानी। ठीक है, तो इसको थोड़ा, हालांकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है पर ये क्वेश्चन टाइप हो गया था तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप जाने रहिए विशेषण शब्द कौन से होते हैं। तो विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। नॉट इवन संज्ञा, सर्वनाम की भी विशेषता बता सकते हैं, लेकिन इतना जानिए कि किसी भी चीज के गुण दोष को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो मतलब कि विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, नीली पेन, सफेद जो है बकरी, या फिर सफेद घोड़ा, तो ये सब क्या है? जैसे सफेद घोड़ा आपने लिखा ना, तो सफेद शब्द क्या कर रहा है? घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तो जो भी शब्द किसी भी व्यक्ति विशेष की या किसी भी वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कह देते हैं। ठीक है, तो आपके टॉपिक का ये हिस्सा नहीं है, इस वजह से इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और आप देखिए ये यूपी SSSC PET शिफ्ट 2 में 16 अक्टूबर 2022 में पूछा गया था। नॉट इवन केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूछा गया है, अन्य एग्जाम्स में भी पूछा गया है। जैसे यूपी SSSC जो वन रक्षक मुख्य परीक्षा हुई थी वहाँ भी पूछा गया है। यहाँ देखिए यूपी SSSC स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। यहाँ देखिए यूपी SSSC वीडियो का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने कभी UPSC में जो मतलब कि ऑप्शनल नहीं, हिंदी में रहता है ना कि मतलब कि उसको आपको देना ही रहता है, ऑप्शनल तो नहीं है, उसको कुछ बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, UPSC के मेंस में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें ना लिखित परीक्षा होती है, एग्जैक्ट क्या बोलते हैं अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना जाने रहिए। जैसे कि यूपी SSSC ने ही अपने इतने एग्जाम्स में पूछ रखा है, अब जाहिर सी बात है केवल यही नहीं पूछे हैं, अन्य एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है। तो चलिए देखिए क्या है। तो समश्रुत भिन्नार्थक यानी कि सुनने में लगेंगे कि ये दोनों शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग निकलेगा। ठीक है, तो एक जैसे पढ़ने में लगेंगे लेकिन अर्थ अलग निकलेगा, उन्हें हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ये शब्द है। पहला शब्द है अली और दूसरा है अली। ठीक है, समझ में आ रहा है? अली और अली अलग अलग है दोनों। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं कि शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। तो ये बहुत बार पूछा गया है जैसा कि हम पहले ही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कंधा और हिस्सा बिल्कुल नहीं, दसन और दर्शन बिल्कुल नहीं, दमन दामन बिल्कुल नहीं, भौरा और सखी हो जाएगा। ठीक है, तो अली मतलब होता है भौरा। ठीक है, ये जो अली शब्द है ना इसका मतलब होता है भंवरा। क्या होता है? भौरा। ये भौरा की पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है, अभी हम आपको भौरा की मतलब पर्यायवाची भी बताएंगे। वहीं जो अली शब्द है ना, अली, कहीं कहीं आपको ये आली भी देखने को मिलेगा, सामान्य तौर पे इसको अली ही कहा जाता है। इसका मतलब होता है सखी। ठीक है, सखी। ठीक है, सखी मतलब फ्रेंड, लड़कियां जो आपस में लड़कियों के फ्रेंड बनाती हैं उसको सखी बोला जाता है, तो वही है सखी। चलिए जो अन्य हैं उनको भी देख लीजिए। जैसे सबसे पहला शब्द है अली और अली, इसको हमने देखा भौरा और सखी हो जाता है। वहीं यदि हम लोग अंश और अंश की बात करें तो जो वहाँ कंधा और हिस्सा दिया हुआ था ना वो इसका है। अंश मतलब ये वाला सा, दंत सा अगर है तो अंश है, और उस अंश का मतलब होता है कंधा। ठीक है, जबकि ये अंश जो है ये है हमारा हिस्सा। ठीक है,
दमन और दामन, तो दमन मतलब होता है दबाना, कहते हैं ना कि बहुत दमित है, यानी कि जिसको दबा दिया जाता है उसे कहते हैं दमित, तो वही है दमन मतलब दबाना। और दामन मतलब होता है साड़ी का किनारा। वहीं यदि हम दसन और दर्शन की बात करें तो दसन मतलब होता है दांत यानी तीत, और दर्शन मतलब देखना, जाते हैं ना दर्शन करने, तो वो दर्शन करने गए हैं, इट मीन्स देखने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगला जो क्वेश्चन है वो भी समश्रुत भिन्नार्थक से ही है। क्या है, कह रहे हैं कि अभय और उभय इनके समरूपी भिन्नार्थक अर्थ कौन से हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभय और उभय, तो अभय मतलब होता है निडर होना, और उभय मतलब होता है ना, आपने वो मैथ्स में पढ़ा होगा उभयनिष्ठ, जिन्हें हम कॉमन कहते हैं, वही है ये उभय, ठीक है। तो यदि हम इसके उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, अभय मतलब होता है निडर, ठीक है। तो अभय मतलब निडर, यानी कि जिसको कोई डर ना हो उसे हम कहते हैं निडर या फिर अभय। वहीं यदि हम लोग उभय की बात करें तो उभय इट मीन्स, उभयनिष्ठ शब्द आपने सुना ही होगा, यानी कि दोनों, यानी कि दोनों के मध्य जो चीज है उसे हम कहते हैं उभय, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ अन्य भी दिए हुए हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जैसे अनिल और अनल। तो जो अनिल शब्द है ना वो आप देखिए हवा का पर्याय है, वहीं अगर अनल की बात करें तो ये आग यानी अग्नि का पर्याय है, ठीक है। चलिए अगले कुछ मतलब अगला जो है वो है अंश और अंश। अभी हमने देखा था अंश मतलब होता है हिस्सा और अंश मतलब कंधा, वहां पे कुछ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हाँ शायद मुझे लग ही रहा था। ये देखिए इधर ये गड़बड़ हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ा गया। जैसे ये जो अंश है, अंश इसका मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, कहते हैं ना ये मेरा अंश है, यानी कि मेरा हिस्सा है। और ये जो अंश है ना, ये अंश ये मतलब होता है कंधा, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, जैसे कि इसके पहले हमने ही गलती कर दी थी, फिर से बता रहे हैं। अंश यानी कि सीढ़ी वाला सा है, इट मीन्स हिस्से की बात हो रही है। यदि अंश लिखा हुआ है दंत सा है तो उसका मतलब होता है कंधा या स्कंध, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा कहते हैं ना कि हमें आपसे ये अपेक्षा है, यानी कि हमें आपसे ये उम्मीद है, आशा है, ठीक है। वहीं उपेक्षा, तो उपेक्षा मतलब होता है तिरस्कार करना, ठीक है। उपेक्षा मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि उसका तिरस्कार कर रहे हैं या फिर उसका अनादर कर रहे हैं, ठीक है। अनादर या तिरस्कार इट मीन्स उपेक्षा करना। वहीं अवलंब और अविलंब की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो अवलंब मतलब होता है अधर और अविलंब मतलब होता है विलोकित। अगर कुछ और भी होता है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपसे मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो पूछा गया है। तो चलिए देखिए, कह रहे हैं कि जहां जाया ना जा सके, यानी कि जहां पहुंचना कठिन हो, यहाँ जहां पे पहुंचा ही ना जा सके, उसके लिए हम एक शब्द क्या लिखेंगे। अनेक शब्दों में एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने से क्या फायदा होता है, कभी कभी लोग यही सोचते होंगे आखिर क्यों ये सब हमको पढ़ाया जाता है। तो जैसे अगर आप किसी मतलब कि जैसे वनडे एग्जाम की नहीं, कोई और ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है जिसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है और उसमें लिमिट होती है कि इतने ही मतलब कि शब्द लिख करके आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो वहां पे ये शब्द काम आते हैं। क्यों, जैसे अगर आपको कोई शब्द लिखना है और उसमें लिखना है, उसको मतलब ये बताना है कि जहां जाया ना जा सके, ये सेंटेंस आपको लिखना है, तो आप इसको लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं, इसके मतलब इसको लिखने के बजाय आप वहां पे लिख सकते हैं अगम्य, ठीक है। यानी कि जहां जाया ना जा सके, यानी कि अगम्य स्थान, यानी ऐसा स्थान जहां जाया ना जा सके। तो आपके देखिए 1 2 3 4 5 शब्द बच जाएंगे, 4 शब्द कट के एक शब्द में ही आप इसको लिख सकते हैं। तो ये फायदा होता है, इस वजह से हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना चाहिए। चलिए और चलिए देख लीजिए इसका जो उत्तर है विकल्प के साथ। तो कह रहे हैं जहां जाया ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या है, अधिगम, अगम्य, निर्गम या फिर सुगम, क्या हो जाएगा, अगम्य हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, यानी कि यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, आपको इसका अनेक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा, जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, या फिर जिसे रोका ना जा सके, या जिसे सुना ना जा सके। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके, यानी कि ज्ञान से जो परे है, अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम याद है कि नहीं आप लोगों को, पूरा निबंध जैसा है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि व्याकरण जानने वाला वीर प्रशु, दूसरा तो व्याकरण जानने वाला, इसके बाद यहाँ पे लगा दीजिए हाइफन, वीर प्रशु। कह रहे हैं क्षण में नष्ट होने वाला, यानी कि क्षतिपूर्ति, जिसमें सबकी सम्मति है, कह रहे हैं सर्वज्ञ। कह रहे हैं जो बिना वेतन के काम करता हो,
ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने तो लिखा ही रहा होगा, वो मतलब हो सकता है ना गलती से मतलब डिलीट हो जाता है, तो यहाँ पे दिया भी नहीं है। हालांकि जाने रहिए, जो बिना वेतन के काम करता है उसे कहते हैं अवैतनिक। ठीक है, अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला। और भी कुछ हो सकता है, अगर आपको और कुछ पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि जो अन्य है उन्हें भी जानिए। जैसे व्याकरण जानने वाले को वीर प्रसु थोड़ी ना कहते हैं, क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है ये भी जाने रहिए, वर्तनी शुद्धिकरण में काम आएगा। वहीं क्षण में जो नष्ट होने वाला है उसे क्षणपूर्ति मतलब क्षतिपूर्ति ना कह के क्या कहते हैं? क्षणभंगुर कहते हैं ना, क्षणभंगुर सामान था वो, तो वही है, यानी कि क्षण में नष्ट हो जाता है। जो सब मतलब जिसमें सबकी सम्मति है वो सर्वज्ञ ना होकर के क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर्वसम्मति। क्या हो जाएगा? सर्वसम्मति, ये हो जाएगा। ठीक है, और जो बिना वेतन के काम करता हो तो अवैतनिक हो ही जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। और आप देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। एक तो यूपी ट्रिपल एस सी मतलब पीईटी का जो एग्जाम हुआ था 15 अक्टूबर 2022 को, वहां पूछा गया। यूपीपीसीएस आरओ प्री 2021 वहां पूछा गया। अब जिन लोगों के भी मन में डाउट रहता है ना, आरओ वाला क्यों करवाया जा रहा है हमको, तो उसके पीछे का यही रीजन है। देखिए आरओ 2021 में पूछा गया था, उसको 2022 में पेट ने पूछ लिया है। तो चीजें होती हैं, ऐसे पूछी जाती हैं, आप उनको कुछ कर नहीं सकते हैं कि क्या बताएं, नहीं आपने इसको क्यों पूछा। जो चीजें दी गई हैं सिलेबस का जो हिस्सा है फिक्स ही तो है। ऐसा थोड़ी ना है कि यूपी ट्रिपल एस सी वाले जो है गड्ढे खोद करके निकालेंगे शब्दों को, नहीं। चलिए और देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपीएसआई में तो 2 बार पूछा गया है। आरओ 2016 में पूछा गया, यूपीएनटी एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीएससी एई के एग्जाम में भी पूछा गया, यानी कि इतने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला। चलिए देखिए, कह रहे हैं आस्तिक, भक्त, नास्तिक या श्रद्धावान। क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा आस्तिक। ठीक है, ऑप्शन ए। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक। वहीं यदि आपसे पूछ लें कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसके लिए हो जाएगा नास्तिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपके सिलेबस का हिस्सा है लिंग, वहीं से क्वेश्चन ये हमने लिया हुआ है। और देखिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्जाम में ये पूछा गया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। कल हमने एक शब्द पूछा था दही। ठीक है, एक सेकेंड, कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया हुआ था दही। बहुत सारे लोगों ने इसका कुछ बताया ही नहीं, यानी कि किसी ने नहीं बताया मेरे ख्याल से। तो इसका जो है आप जाने रहिए कि दही एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में ही कहते हैं, जैसे दही किसी दिन खट्टी रहती है, कहते हैं मम्मी दही बहुत खट्टी है, तो ये हम लोग बोलचाल में कहते रहते हैं दही खट्टी है, जबकि ये एक पुल्लिंग शब्द है। इसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, मतलब शुद्ध जो है इसका जो ग्रामेटिकली यूज होना चाहिए वो होना चाहिए कि दही बहुत खट्टा है। ठीक है, तो हम लोग बोलचाल में कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है? जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है वही एग्जामिनर शुद्ध मानेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कल जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका उत्तर हो जाएगा दही पुल्लिंग शब्द है। यहाँ देखिए निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र या फिर रीति। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्षेत्र। ठीक है, तो क्षेत्र शब्द कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। तो क्षमा, घटना, घटना देखेंगे ही घटती है, किसी ने थोड़ी ना कहता घटना घट गया, नहीं घटना घट गई है। तो शब्दों को, कोई भी शब्द है अगर आपको मतलब लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसको ना किसी सेंटेंस में यूज कर लीजिए। और ऐसा कोई मतलब कि आकाश से फोड़ करके वो लोग शब्द नहीं लाएंगे, ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं जो हमारे रेगुलर यूज में कम से कम रहते हों, हमेशा ना सही कभी ना कभी हमने जरूर ही यूज किया होगा, तो थोड़ा आप उसको मतलब कि चेक कर सकते हैं ऐसे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्षेत्र। ठीक है, यहां भी देखिए कह रहे हैं कौन सा पुल्लिंग है। ऑप्शन देखिए, आशा, तो आशा की जाती है, ये तो पुल्लिंग है ही नहीं, पहला तो हट गया। कष्ट, क्षमा, सेना, तो देखिए कष्ट भोगना होता है, कष्ट भोगनी कभी नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षमा की जाती है। क्षमा मतलब की जाती है, अर्थात ये भी स्त्रीलिंग है। सेना, सेना की टुकड़ी, ये सुना है कि नहीं? सेना की टुकड़ी जा रही है, तो सेना का टुकड़ा जा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा। तो आपको ये इस तरह से शब्दों को एक वाक्य बना करके यूज करके आप समझ सकते हैं कौन सा पुल्लिंग है। उत्तर क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा, कि ये एक पुल्लिंग शब्द है। और ये भी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है।
हमने प्रयास किया है कि जो क्वेश्चंस लिए हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के ही विभिन्न एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो लिए हैं, कुछ आरओ के भी क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं कौन सा पुल्लिंग है, तो आरओ में दरअसल ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं पूछा जाता है, उनका एक फिक्स पैटर्न है, वो केवल 6 ही टॉपिक पूछते हैं और मेंस में तो केवल 5 ही टॉपिक पूछते हैं। तो इस वजह से कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपको आरओ के मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते हैं। चलिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक पुल्लिंग है, ठीक है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। दया, तो दया की जाती है, ये तो होगा ही नहीं। माया, भाषा, आभार, तो आभार प्रकट करना, करनी थोड़ी ना होता है, तो बस डी वाला ये हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी माया, भाषा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी कह रहे हैं कौन सा पुल्लिंग है, ऑप्शन क्या है, पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लीजिए, पहिया वाला, ठीक है। समय का पहिया चलता है, गाना सुना है कि नहीं, समय का पहिया चलता है, उसमें ये सुना क्या कभी कि समय की पहिया चलती है, नहीं ना, तो ये क्या है, समय का पहिया चलता है, यानी कि ऑप्शन ए ये एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। लिखावट, पखावज, मझधार ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं जमात में करामात, इसका अर्थ क्या है। तो कहावत और मुहावरे लोकोक्तियां जो हैं इससे क्वेश्चन बन रहा है ये कि भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। जमात में करामात, भीड़ में लोग बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल नहीं, भीड़ में रहकर ही अच्छा काम किया जा सकता है, ये तो वैसे ही रद्दी है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको साफ साफ दिख रहा है कि भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते ही हैं, यानी कि जमात में करामात। ठीक, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, क्या कि जिन खोजा तिन पाइया, इसका आपको सही अर्थ बताना है। खोए हुए व्यक्ति का मिल जाना, बिल्कुल नहीं। जो श्रम करते हैं उन्हें ही फल मिलता है, एकदम ठीक बात है। करे कोई भरे कोई, ये नहीं होगा। जिनका चाहा वही बेवफा निकला, बिल्कुल नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा कि जिन खोजा तिन पाइया, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जो श्रम करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए ना, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिल जाती है। डेली टू डेली जो मतलब कि क्लासेस हैं उनका लिंक मिल जाता है, और भी कोई एग्जाम से रिलेटेड अपडेट वगैरह आती है तो वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देते हैं, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, वो बहुत काम का चैनल है कुल मिला करके, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि आग लगाकर पानी को दौड़ना, तो कुछ लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है, पहले आग लगाओ फिर उसके बाद चलो पानी डाल के बुझाओ। फिलहाल के लिए वो भी बुझाना थोड़ी ना रहता है, वो तो दिखाना है कि हमने प्रयास तो किया, अब आपके घर की आग नहीं बुझी तो हम क्या करें। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। ऑप्शंस देखिए इसका उत्तर देने के लिए, अत्यंत लज्जित होना, बिल्कुल नहीं। अड़चन डालना, बिल्कुल नहीं। सी हो जाएगा कि पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना, ठीक है, तो यही हो जाएगा आग लगा करके पानी को दौड़ना। तो कुछ लोग इस टाइप के लोगों को ना गांव में बोलते हैं अचला चलावन, मतलब महिलाओं को स्पेशली बोलते हैं कि बहुत अचला चलावन यहाँ है। तो हो सकता है आप लोगों को तो पता भी ना हो अचला चलावन क्या है, तो ऐसे ही लोगों को कहते हैं अचला चलावन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन में एक मुहावरा दिया हुआ है, घड़ों पानी पड़ जाना, ये यूपी आरओ ने पूछ रखा है, ठीक है। क्या इसका अर्थ होता है, अत्यंत लज्जित होना। वही देखिए गाड़ी के आगे काट रखना, यानी कि अड़चन डालना, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। कुल मिलाकर के इतना ही बताना है कि लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि जो बोले सो घी को जाए, इसको ऐसे व्यक्ति को कहते हैं महाकृपण, ठीक है। दूसरे, टके का सब खेल है, यानी कि पैसा सब कुछ करता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का है और उसमें पूछा गया था, मतलब 2024 में। ये टके का सब खेल है, ठीक है। और दूसरा हो गया, फिर तीसरा देखिए, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, अर्थात स्वाभिमान। तीसरा, जी जाए पर घी न जाए, दान देने वाला बिल्कुल नहीं, ये तो महाकंजूस टाइप के लोग होते हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर देखिए कि कौन सी लोकोक्ति मतलब लाक्षणिक से सही है, तो भैया बी हो जाएगा, यानी कि टके का सब खेल है, अर्थात पैसा ही सब कुछ करता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये तो वही हो गया। अब जैसे कह रहे हैं कि जो बोले सो घी को जाए, इसका मतलब जो सलाह दे वही उस काम को करे, ठीक है, ये हो गया। वही देखिए, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, अर्थात धन में सब कार्य सिद्ध करने की पावर होती है, हल्के मत लीजिए धन को।
और अगला जो है कि जी जाए पर घी न जाए, अर्थात महाकृपण यानी कि महाकंजूस होना, ठीक है, मतलब मर जाए लेकिन घी ना खत्म होने पाए घर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। तो अब हम लोग विलोम पे आ गए हैं। कह रहे हैं आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, तो अगला आकीर्ण का विकीर्ण, थोक का कह रहे हैं परचून। तो आप देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला आकीर्ण का विकीर्ण, ठीक है, हमसे सही ही तो पूछ रहे थे। चलिए हम देख लेंगे अगला, मतलब किसका एक्सप्लेनेशन। अब जैसे जो शब्द दिया हुआ है आग्रह, एक सेकेंड, तो यहाँ जो आग्रह शब्द दिया है कह रहे हैं विग्रह, तो ये संधि का होता है विग्रह, ठीक है, ना कि आग्रह का। तो आग्रह का क्या हो जाएगा, आग्रह का हो जाए, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ तो इसमें आफत होती रहती है। तो आग्रह का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुराग्रह हो जाएगा, ठीक है, दुराग्रह। तो विग्रह बिल्कुल नहीं होगा, विग्रह जो है संधि का होता है, ठीक है, और मतलब उसका भी होता है, क्या बोलते हैं, अनुग्रह का भी विग्रह होता है। आगे देखिए गणतंत्र का कह रहे हैं लोकतंत्र, तो गणतंत्र या लोकतंत्र नहीं, गणतंत्र का लोकतंत्र ये दोनों ना समानार्थी है, ये क्या हो जाएगा परतंत्र, परतंत्र या राजतंत्र, ठीक है, या तो परतंत्र लिखिए या राजतंत्र लिखिए, यानी कि राजा का तंत्र। गणतंत्र और लोकतंत्र मतलब होता है कि जनता का तंत्र यानी लोगों का तंत्र। अगला जो है आकीर्ण विकीर्ण, ये एकदम ठीक ही लिखा है। कह रहे हैं थोक का परचून, तो थोक का परचून नहीं होता है, फुटकर होता है, आपने जरूर देखा होगा, थोक विक्रेता, मतलब फुटकर विक्रेता, तो यही वो शब्द है, ठीक है। चलिए और अनुग्रह का विग्रह हो जाता है, ये तो आपको पता ही है, चल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। इस बार आपको रॉन्ग बताना है। आसक्ति का नास्तिक, तो आसक्ति का नास्तिक समझ आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। और हमसे यही कह रहा ना कि कौन सा गलत है, तो बस मिल गया उत्तर, और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है फिलहाल के लिए। जैसे जो नास्तिक है ना, इसका जाने रही विलोम क्या होता है, आस्तिक अभी हमने देखा था, ईश्वर में विश्वास करने वाला और ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, ठीक है। झुकाव का तनाव एकदम ठीक है, जटिल का सरल ठीक है, मिलन का वियोग भी ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आशक्त का विलोम पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। ऑप्शन देखिए, अनाशक्त, निरुत्साह, मतलब निरुत्साह, अधम या फिर निमग्न, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा अनाशक्त, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। ये देखिए नागर शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन यूपी पीईटी 2022 शिफ्ट 2 16 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था कि नागर का पर्यायवाची क्या होता है। तो जो नगर में रहने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें नागर कहा जाता है। तो नगर, देवनागरी, चतुर या फिर ढोल, क्या हो जाएगा, पता नहीं क्यों नागर जो लोग, मतलब नगर में रहने वाले लोग हैं, उनको चतुर मतलब पर्याय क्यों कहा जाता है, गांव वालों को क्यों नहीं कहते कि वो भी चतुर हैं, क्या गांव वाले चतुर नहीं होते, पर ठीक है, जो है सो है। फिलहाल के लिए देखिए इसका उत्तर ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये चालाक लोमड़ी होते हैं नगर में रहने वाले ना, इसी वजह से इनका जो मतलब पर्याय है वो चतुर होता है। चलिए देखिए, तो दिए गए विकल्प में जो नागर है ना, इसका पर्याय देखिए चतुर हो जाएगा। इसके साथ साथ विज्ञ, समझ रहे हैं, पंडित, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु, विरोध करना चाहिए इन सारे शब्दों का जो गांव में रहने वाले लोग हैं। जैसे मैं विरोध करती हूँ, ये गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखिए, खनक, धूसर, उदक या फिर थलचर। तो चोर का पर्याय आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि खनक, ठीक है। तो जो चोर का पर्यायवाची शब्द है वो है खनक। खनक के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो जानिए, चोर है, दस्यु है, रजनीचर है, तस्कर, कुंभिल और कुंभिज। वहीं यदि हम पानी की बात करें तो पानी के पर्याय होते हैं उदक। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि उदक जो है ना वो पानी का पर्याय है। इसके साथ साथ पानी के अन्य पर्याय कौन से हैं, नीर है, सलुल है, सलिल है, अम्बु है, तोय, पय, अमृत और सारंग है। अब ये जो तोय शब्द है ना, ये तुम्हारे मतलब जो तुम्हारा शब्द होता है ना, उसके लिए लोग बोलचाल में कहते हैं तोय। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए चंचरी, कई बार पूछा गया है, इंक्लूडिंग यूपी आरओ एआरओ 2021। तो ये 2021 आरओ एआरओ भी पूछा गया था, और भी अन्य एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अब जैसे हर एक एग्जाम में जो पूछा गया है उसको हम लिखते ना, तो उससे थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाता, और फालतू में क्यों, इम्पॉर्टेंट है बस ये जानिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से चंचरीक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आप जाने रहिए कि ये होता है भंवरा या भंवरा, जो आप भी लिखना चाहें। हवा मित्र पुत्र बिल्कुल नहीं होता है, भ्रमर यानी कि भौरा होता है, ठीक है।
तो चंचरीक शब्द के जो पर्यायवाची है वो है भ्रमर। अन्य जो पर्यायवाची है जाने रहिए, भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, शटपट, मधुकर, दूर। तो अभी हमने अली बताया था ना, वही है ये। अन्य जो है उन्हें भी देख लीजिए, जैसे हवा, तो हवा के पर्याय क्या हो जाएंगे, एक तो पवन हो जाएगा, दूसरा अनिल, अनल नहीं होगा, ध्यान से देखिए, अनल आग का होता है, अनिल मतलब हवा होता है। समीर, वायु और बयार, कहते हैं ना बयार चलती है, एकदम फगुनी बयार चलती है, मतलब फाल्गुन के महीने में जो हवा चलती है ना उसको कहते हैं फगुनी बयार चलती है, तो वो यहीं से है। मित्र का देखिए क्या होता है, सखा, दोस्त, सहचर, मतलब सुहृद और संगी। यही अगर हम पूत की बात करें तो पुत्र, तनय, लाल, छोरा और आत्मज। आत्मजा किसका पर्याय है, ये आज के लिए आपका होमवर्क है, आत्मजा किसका पर्याय। देखूं तो इतना ही छोटा सा मतलब क्वेश्चन है, कौन कौन इसका उत्तर देता है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जल ही जीवन है, आपको बताना है इसमें जल का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन देखिए, समीर, समीर मतलब हवा होता है, इला, ललित या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जल के जो पर्यायवाची हैं उन्हें जानिए, वार, अम्ब, नीर, पानी और हाँ हो गया, इसमें थोड़ी ना है कुछ, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ब्रह्म प्लस ऋषि, बिल्कुल नहीं, ब्रह्म प्लस ऋषि नहीं होगा, ब्रह्मर्षि यानी कि ब्रह्म, ये इधर ऐसा होना चाहिए था, प्लस ऋषि, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन देखिए, साव प्लस धान नहीं होगा, साव वो धान बिल्कुल नहीं होगा, स प्लस आवधान नहीं होगा, सा प्लस अवधान हो जाएगा। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब देखिए इसमें ना आपको एक चीज और देखना चाहिए कि जो सावधान शब्द है, हो सकता है कल को इसमें आपसे पूछ लें कि बताओ, जैसे कल हमने देखा था इसके पिछली वाली वीडियो में एक शब्द दिया हुआ था गद्यांश में, और उसमें पूछ रहे थे कि बताइए उसमें मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है। तो वैसे ही कल को आपको सावधान शब्द दे करके इसमें पूछ सकते हैं कि चलिए बताइए इसमें कौन सा मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है। तो आपको जाने रहिए आप लोग कि जो सा शब्द है ये इसमें एज आ उपसर्ग यूज हुआ है, तो सा जो है ये उपसर्ग के रूप में यूज हुआ है। वहीं जो अवधान शब्द है ये इसका मूल शब्द है, ठीक है। तो अवधान इसमें मूल शब्द है, ठीक है। तो जाने रहिए जो सावधान है, सावधान इंडिया सावधान, तो ये क्या है, इसमें सा उपसर्ग है, अवधान मूल शब्द के रूप में आया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और इसमें जाने रहिए कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं सूक्ति का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सूक्त प्लस ई या फिर सु प्लस ती। तो ये हो जाएगा सु प्लस उक्ति, यानी कि छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन रहे हैं सूक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए हमारा गद्यांश आ रहा है, ठीक है। ये गद्यांश कब का है, तो जाने रहिए कि यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 24/8/2021 को हुआ था शिफ्ट 2 में, वहां पे पूछा गया था। चलिए पहले गद्यांश पढ़ते हैं। अब जहां से हमने ये गद्यांश उठाया हुआ है वहां पे ये 165 से 169 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे गद्यांश दिए हुए हैं, बुक से हमने एग्जैक्टली लिया हुआ है, यूथ कॉम्पिटिशन की बुक से, तो फिर वहीं से हमने इसको करवाए हुए हैं, हमने इसको चेंज वगैरह नहीं किया है। चलिए कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृह विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम भी इनका अपवाद नहीं है। ये देखिए स्वातंत्र्य कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे में लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। आगे देखिए, इस स्वातंत्र्य आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें, अर्थात कैसे लिखा जाता है ये भी देखे रहिए, हलंत लगता है ता में, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता देखिए कैसे लिखते हैं, वरना कुछ लोग तोड़ंग पूरा लगा देते हैं, ठीक है।
तो और हम धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाए, मतलब कर दिया जाता तो हम उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राज स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब जो अपनी राय वगैरह है स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो ये यहाँ पे राज जो लिखा है ना, इसको राय लिखिए, ठीक है। ये क्या है? अपनी राय, ठीक। चलिए, तो ये तो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो है थोड़ा एक पैराग्राफ दिया हुआ था। अब हमसे क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो जाने रहिए। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त जो स्प्रीह शब्द है ना, इसका अर्थ आप बताइए, यानी कि पर्याय या अर्थ जो भी आप कहना चाहें। ऑप्शन क्या होगा? तो ये एक तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो जाएगा। प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, त्याग कर मतलब त्याग करने योग्य, या फिर त्याग की हुई। उत्तर क्या हो जाएगा जाने रहिए। तो ये जो स्प्रीह शब्द है ना, इसका मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, क्या बताया है? आजादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, आजादी में संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, तो कहीं पर भी इस तरह की चीजें तो नहीं बताई गई हैं। कह रहे हैं गुलाम देश की दशा कैसी थी, ये बात भी नहीं। हाँ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके बारे में चर्चा की गई है हमारे गद्यांश। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, तो ऐसा तो नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बताना, हाँ एकदम ठीक बात है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखिए, कह रहे हैं अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, तो ऐसा नहीं है। जनतांत्रिकता से हानि बताना, तो ऐसा नहीं है, जनतांत्रिकता से हानि नहीं बताई गई है इसमें। इसमें ना परतंत्रता से जो हानि है वो बताई गई है, कि कैसे अगर आप परतंत्र हैं तो अपनी राय वगैरह को भी खुद से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखिए, सभी धर्मों का आदर करना, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा करना, या किसी भी धर्म को ना मानना। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की धर्मनिरपेक्षता होती है। तो जो अपने भारत देश में मतलब कि धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है वो सकारात्मक है, और जो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान मानना, सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करना, सभी धर्मों का आदर करना, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। और यही चीजें हमारे इस पैसेज में भी बताई गई हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। कह रहे हैं कैसे माना जाए कि हमारा मतलब स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। ऑप्शन देखिए, ये महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था, तो इसकी वजह से ये थोड़ी ना माना जाएगा कि ये जनतांत्रिक था। कह रहे हैं इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे, इस टाइप की चीजें कहीं पैसेज में दिया ही नहीं गया है। कह रहे हैं यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, तो इस वजह से थोड़ी ना माना जाएगा कि ये स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। हाँ, ये एकदम सही ऑप्शन है कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था ये जनतांत्रिक था, ठीक है। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, इंक्लूडिंग आ पैसेज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाइक करके जाइएगा, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो डेली टू डेली मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।